नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। लोकसभा चुनाव के चंद महीने बाकी है। ऐसे में सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। वाक युद्ध चल रहा है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा और आरक्षण और ओबीसी के मुद्दे पर जमकर बोला। इधर राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं और वे लगातार सामाजिक न्याय और ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज के जो बौद्धिक लोग हैं वे क्या सोचते हैं और समाज में क्या चल रहा है। हम आज सामाजिक न्याय की धारा जो कुंद पड़ रही है उस पर बात करेंगे। ओबीसी अभी सभी दलों के नेताओं को याद आने लगे हैं। आखिर कारण क्या है और आने वाले समय में सामाजिक न्याय के मुद्दे क्या और जोर शोर से उठेंगे। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करने आए हैं बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव जी से। वे सामाजिक न्याय के आंदोलन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और समाज पर उनकी पैनी नज़र रहती है। तो आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव जी से और समझते हैं इन तमाम मुद्दों को। सर, सबसे पहले वर्णिका हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सारंग साहब, धन्यवाद जी। क्या है कि सारे दलों के नेताओं को, सभी जो दल हैं प्रमुख, जो राष्ट्रीय पार्टी या जो लोकल पार्टियां हैं, सबको ओबीसी बहुत याद आने लगे हैं। क्या वजह है? अभी सारी पार्टियां चाहे रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में हो, सबको कहीं ना कहीं आने लगा है कि अब काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में यदि लंबे समय तक 50 वर्षों तक राज्य करना है तो जिसकी जनसंख्या है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है उनको लालच सारे पार्टियां जरूर देगी कि हम इसका शिक्षा ठीक कर देंगे, इसका हम स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, इसका हम गरीबी उन्मूलन कर देंगे, रोजगार भी बढ़ा देंगे। हमको लगता है कि यदि आप पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद जब आकलन कीजिएगा तो लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा। क्या कांग्रेस जो गांधी का विचारधारा था कि जो डिप्रेस क्लास है, समाज में सबसे नीचे है, उसको उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया। अब आर्टिकल जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस एज ए पार्टी को खत्म कर देना है और समाज में जो सबसे नीचे है उसको देखिए, गुरु मंत्र दे रहे हैं आपको। सारे पार्टियों को उन्होंने कहा और उसको उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लगभग 70 वर्षों में वो जो प्रयास था गांधी का वह पूरा नहीं हुआ है। इसमें चाहे वो कांग्रेस लंबे समय तक राज करता हो और या प्रेजेंट सरकार के जिसके राज है, अब एक रैट रेस है, चूहे का दौड़ जिसको कहते हैं। क्योंकि जब अपोजिशन में जो पार्टियां रहती है वो कह देगी कि मैं पिछड़ों के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए सब कुछ करूंगा, और जब वो सत्ता पकड़ती है तब वो भूल जाती। तो क्यों भूलती है? पब्लिक डोमेन में चमचमाहट में ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन गांधी के विचार आज भी हैं, कल भी थे और आने वाले समय में गांधी के विचारों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो 14 के बाद केंद्र में सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है,
वे तो गांधी के विचारों की जो हत्यारा है उसको फॉलो करने वाली पार्टी है, गांधी के विचारों को के खिलाफ वाली पार्टी है, ताकत है। आपका सही सवाल इशारा हुआ कि गांधी के विचारों को राइटियस जिसको कहते हैं दक्षिणपंथी, वो खिलाफ कर रहे हैं। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उसके दक्षिणपंथियों के सारे विचार गड़बड़े हैं। मेरा मानना है कि उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। जब जगे तब सवेरा, यदि उनमें ये भाव आ जाए कि नहीं साहब, वो डिप्रेस क्लास जो है जिसकी आबादी लगभग 85% है, उसको स्वास्थ्य, उसको शिक्षा और रोजगार, इन तीनों के होने से गरीबी का उन्मूलन हो सकेगा। ये तो समय ही बतलाएगा कि कितना इसमें समय होगा। लेकिन एक थंब रूल है, अंगूठा का रूल है, हर 25 वर्ष में 20 ± 5 स्टैंडर्ड डेविएशन 25 वर्षों में बदलाव होता है। अब जोड़ लीजिए कि अब आप 70+ में जा रहे हैं, संभावनाएं हैं बदलाव का, क्योंकि लोहिया भी कहा है कि राज सत्ता में जो रहता है उसको परमानेंट नहीं रहने दो। जैसे रोटी को बढ़िया से सेकने के लिए उलट पुलट दिया जाता है, उसी तरह सेकते रहना चाहिए। तब सही में जो डिप्रेस क्लास है, 85% आबादी है, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और गरीबी से कल्याण होगा। जी, आपने कहा कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो मनुस्मृति से प्रेरित है, जो समानता की बात नहीं करती है। वो जो धर्म ग्रंथ, जिनको ग्रंथ वो लोग बोलते हैं, अन्याय उसमें साफ साफ दिखता है। वर्णों में बांटा, शूद्र से लेकर के और वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, सभी को अलग अलग सजा एक ही अपराध के लिए दिए जाने का प्रावधान उसमें है, और संपत्ति अर्जित करने का भी या शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार अलग अलग है। ऐसे में क्या अच्छाई आपको दक्षिणपंथी विचारधारा में आपको दिख रही है? देखिए, थोड़ा सा इसके परिवेश में जानने के लिए थोड़ा दुनिया के इतिहासों को भी थोड़ा सा जानना चाहिए। अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम बना करके लाया गया, ब्लैक जिसको कहते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान में कई जातियां हैं, हिंदू में कई जातियां हैं, लेकिन वहाँ पर यूरोप और अमेरिका में 2 जातियां हैं, ब्लैक एंड वाइट, गोरा और काला। जो गोरा के अलावा है वो सब काले हैं, चाहे उसको लाया गया गोरा के द्वारा। उनको वोटिंग राइट नहीं था, और अब्राहम लिंकन ने जद्दोजहद के बाद में ब्लैक को वोटिंग राइट दिलवाया। बाद में वहाँ का प्रेसिडेंट ब्लैक भी हुआ, ओबामा। कहीं नहीं लगता है हमको, क्योंकि ये तो हमारा 70 वर्ष ही हुआ है, 70-75 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं हुआ। जब 100 वर्ष होगा तब फिर जाकर के हमको मेरा अपना मानना है, जब 25 वर्ष और होगा तो लगभग हमको लगता है कि 85% वाले का कल्याण होगा। न वो कांग्रेस रोक सकती है, न दक्षिणपंथियों की पार्टी रोक सकती, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या है। शिक्षा पहला बेसिक प्रिंसिपल है कि इसको शिक्षा नहीं होने दो, लेकिन कष्ट करके भी यदि यह शिक्षा होगा तो मनन करेगा, वह उसको आकलन करेगा, तब निर्णय लेगा। अभी जो मोदी सरकार है, जो जिस तरीके से शासन ये सरकार चला रही है, संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र खतरे में है? और संविधान, चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मनुस्मृति का जो विधान है, जो उसके जो भी उसमें श्लोक में जो लिखे गए हैं नियम, सामाजिक नियम बनाए गए, उसको थोपने की कोशिश हो रही है एक तरीके से। नहीं, आपका कहना सही है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में 1893 में भाषण दिए थे, आजकल सब पार्टियां उसको कोट करती है, खास करके दक्षिणपंथी ज्यादा कोट करती है।
लेकिन अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मंदिर को तोड़ दो, तुम मस्जिद को तोड़ दो, तुम गुरुद्वारा को तोड़ दो। वो डाइवर्सिटी में, विभिन्न विचारधाराओं में उनका था। लेकिन ये तो विवेकानंद को पढ़ना होगा, क्योंकि डिफरेंट पार्टियां क्या करती है, उसका जो सूट करता है वही लाइन पब्लिक में देती है, और डिटेल जो करना है उसको नहीं देती। तो डिटेल जानने के लिए आपको तो पूरा पढ़ना होगा। और शिक्षा तो देखिए, हिंदुस्तान में भी आप दो भाग बांट दीजिए। उत्तर के राज्यों में खास करके जो बीमारू स्टेट जिसको कहा जाता है, मैंने कहता हूँ कि बीमारू स्टेट में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये तमाम, राजस्थान हुआ, इस सबको बीमारू स्टेट कहा जाता है। और दक्षिण के राज्य में जो है सो बीमारू नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 3 ठो उसका स्केल है। क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, यानी रोजगार कहिए। इधर एक आर्टिकल आया फ्रंट लाइन में, पढ़ना चाहिए इंटेलेक्चुअल, 7 तारीख का आर्टिकल है। उसने कंपेयर 3 स्टेट को किया है, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को और तमिलनाडु को। हेडिंग दिया क्या? उत्तर प्रदेश सक्सीड कर जाएगा तमिलनाडु में, एक उसका क्वेश्चन आया था। और उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 3 पैरामीटर्स को, यूनिट को लेकर चला। पहला, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में जो उत्तर प्रदेश है वही बिहार है, थोड़ा बहुत का इधर से उधर है। हाँ, थोड़े बहुत के अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि 1 लाख के जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में मात्र 45 ठो डॉक्टर है। 1 लाख की आबादी, 1 लाख के आबादी में 45-50 के करीब डॉक्टर है। जबकि गुजरात में 1 लाख आबादी पर 120 है, उससे थोड़ा अधिक, लगभग दुगुना कहिए, 2 गुना लगभग। और तमिलनाडु में 4 गुना के आसपास। कहने का मतलब है कि 1 लाख आबादी में लगभग 200 डॉक्टर हैं तमिलनाडु में। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितना है? 45। ये एक पैरामीटर्स को मैंने आपको कहा। दूसरा है शिक्षा। तीनों का कंपैरिजन किया है, स्वास्थ्य डॉक्टर से लेकर किया, शिक्षा में उसने फीमेल एजुकेशन को किया, जिसको कि GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। उसमें क्या किया, ये दर्शाया है कि एजुकेशन में, शिक्षा में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हालत ये है कि पॉपुलेशन का 30% ही केवल है शिक्षित। वही हालत बिहार का। आइए गुजरात में उससे थोड़ा कम है, 20% प्लस माइनस। और तमिलनाडु में यह 50% के आसपास है। तो तीनों का आपने देख लिया। गरीबी का क्या? गरीबी में तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। गरीबी में आपको 2% है, आपको तमिलनाडु में मात्र 2%, मात्र 2% है। तमिलनाडु में 100 में 2 लोग सिर्फ गरीब हैं। हाँ, 2%, 100 में 2 लोग। और गुजरात, उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में लगभग 25%, और उत्तर प्रदेश में 40%।
तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मुझे लगता है कि राम राज आने के बाद तो यूपी का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए, धर्म को राजनीति से किसी भी राज्य सरकार को नहीं जोड़ना चाहिए, व्यक्तिगत चीज है। हमको मन है कि हम राम का पूजा करें, हम जाएं मस्जिद में, हम जाएं गुरुद्वारा में, इसको थोपना नहीं चाहिए। यह राज्य सरकार कोई करती है तो ये मानवीय मूल्यों का खिलाफ है, ये मेरा मानना है। तो अब आपने देख लिया कि बिहार का कितना है जी। अब जरा सा थोड़ा सा मैं आपको कहता हूँ, जो यूपी है उससे थोड़ा कम है बिहार का, लगभग 40% उसका है। और अभी आपका नेशनल ज्यादा है, बिहार का 12 से 15 के बीच में। तो शिक्षा में भी हम पीछे नहीं, ये तो ठीक है कि गरीबी और एजुकेशन या हेल्थ का मसला है। हाँ। लेकिन आज इससे बिल्कुल अलग मसला देश हाँ। में जो कुछ विमर्श चल रहा है, डिस्कोर्स जो पब्लिक में देखिए वो ये चल रहा है कि धर्म को तो केंद्र में लाया गया और पूरी तरह से एक जो सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट चला था, सामाजिक चेतना जगी सिंधी पट्टी के लोगों में, वो एक तरह से कुंद पड़ती जा रही है। और नेता जो अपने समाज को लेकर चलते थे वे आज सिर्फ किस्सा कुर्सी का में लगे हुए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एक बड़ी आबादी जिसको ओबीसी एड्रेस करके वो बीजेपी और बाकी अपना कार्ड खेल रही है, एक तरह से समाज को सब लोग ठग रहा है। इस जाति के मतलब इस जमात के जो नेता हैं सोशल जस्टिस वाले वो भी, और बाकी जो दल के लोग हैं सभी लोग ठग रहे हैं और पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपका जो सवाल था कि साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा जब देखा कि पावर हमको निकल जाएगा तो उसने पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन लाया। एक समाज में जलजला सा हो गया। उसके काउंटर के लिए दक्षिण पर्थी ताकतों ने कमंडल उठाया बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? कि पिछड़ी जातियों को नहीं मिले आरक्षण, सब मतलब चीज में, हाँ, सब भागीदारी नहीं मिले। और जो आज तक हिंदुस्तान में ब्राह्मणिकल ऑर्डर को वर्चस्व है वो कायम रहे। काउंटर किया गया। वो फार्मूला हमको लगता है कि दवाई सूट नहीं करेगा समाज को, क्योंकि एक नियम है कि यदि एक एंटीबायोटिक हमेशा देते रहिएगा कुछ समय के बाद में उसका अपना पोटेंसी घट जाता है। वो फार्मूला अभी नहीं चलेगा। और हो सकता है अभी तक तो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, लेकिन वही फार्मूला चले ये मेरा मानना नहीं है। आप आशान्वित है कि फिर से कुछ नई धारा निकलेगी? देखिए, एक धारा जो है सो ये परेशान कर दिया है बिहार के राजनीति। जो स्टार्टिंग हुआ जातीय जनगणना 1931 में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा मर्दमशुमारी या जातीय जनगणना हुआ था 1931 के बाद। उसके बाद जब आजादी में हुआ तो सब सत्ता में जो रह रहे थे कांग्रेस, उनको लगा कि पेंडोरा बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए। लंबे समय तक उन्होंने इसको ड्रॉप रखा। अब वो आउट ऑफ पावर है कांग्रेस। अब कहता है कि नहीं, हमसे भूल हो गई। अब जो है सो कितना 1931 के बाद में हमको डिक्लेयर करना है जातीय जनगणना पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्या कल यदि वो पावर पकड़ता है क्या करेगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यह जो समाज में जलजला आया है इसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है। इसका आने वाले समय में 24 में हो, 29 में हो, पार्लियामेंट में हो, ये इसका इफेक्ट करेगा। क्योंकि हर समाज के हर वर्ग में हुआ कि नहीं साहब हमको तो इतना परसेंटेज है, हमको तो न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न नौकरी, न बेरोजगारी, सब तरह से हम परेशान हैं, हमको मिलना चाहिए। इसलिए जो आप देख रहे हैं सत्ता का जो परिवर्तन हुआ उसमें सब यही कहीं न कहीं यही बात बोले जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में आरक्षण पर बोला है।
प्रधानमंत्री नेहरू को के एक चिट्ठी का हवाला देते हुए कि कैसे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने लिखा कि किसी भी प्रकार के आरक्षण के हम पक्ष में नहीं हैं, खासकर नौकरियों में आरक्षण के पक्ष में, ये नेहरू को कोट किया और कुल मिलाकर के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि ये आरक्षण विरोधी है। हम ये जानना चाहते हैं, दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि क्या आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस रही है या बीजेपी के भी मुंह काले रहे हैं अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने रिजर्वेशन के में वो हमेशा सशंकित रहा कि जो पावर पकड़े हुए हैं इसमें देंगे तो गड़बड़ हो जाए। कांग्रेस ने किया। अब चूंकि वो अपोजिशन में है, अब वो देख रहा है कि पावर को, क्योंकि जनसंख्या इसका मोर देन 51% है इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए यदि पावर पकड़ेंगे तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। इसलिए कहता है कि जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान में जनगणना होना चाहिए। अब ये जो पार्टियां कर रही है बीजेपी, उसके में भी हिडन एजेंडा कुछ दूसरा है। वो कहता है कि जो भाई नेहरू ने ऐसे लिखा, भाई जाने दीजिए, पास्ट को देखिएगा, ये नियम है, पास्ट को बहुत जल्द मंथन कीजिएगा तब नहीं होगा। पास्ट से हम सबक ले सकते हैं और न फ्यूचर को देखेंगे, प्रेजेंट को समझना चाहिए। जो प्रेजेंट को समझेगा वही समाज का कल्याण कर सकता है। मेरा मानना है कि साहब जिसमें कोई अच्छाई हो उसको लेना चाहिए। अब कांग्रेस क्या किया नहीं किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हो सकता है कि सुबुद्धि दे, मिली जुली सरकार हो तो कांग्रेस कुछ करे, क्योंकि जनता पार्टी भी बनी थी तो सब तो मिली जुली ही न थी। वन पार्टी रूल होने से खतरा होता है। पिछड़ों की राजनीति, वही सोशल जस्टिस का भविष्य क्या देख रहे हैं? चूंकि तमाम नीतीश कुमार को लीजिए या चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान है, मांझी है, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी है, तमाम जो पार्टियां हैं आज सोशल जस्टिस को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गई है। पब्लिक कंफ्यूज है, आगे भविष्य क्या है पिछड़ों का? क्योंकि जो अभी मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है अभी भी आगे जो दिख रहा है वो मनुवाद की तरफ है, ब्राह्मणवाद की ही तरफ है। क्योंकि जब एक बड़े अधिकारी आर्थिक सलाहकार परिषद के अगर ये कहते हैं कि संविधान की आत्मा जो है, जिसमें समता, न्याय, बंधुत्व वगैरह वगैरह है, उसी को खत्म कर देना चाहिए, तो क्या दिख रहा है, भविष्य क्या दिख रहा है? सभी तो गड़मट सब दिख रहा है। देखिए, आपका सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने तो आपको कहा थंब रूल के बारे में कि हर 20 इयर्स में ±5 डेविएशन बदलाव होगा। अभी लगभग 70-72 वर्ष हो रहे हैं, 75 में आते आते परिवर्तन हो जाए। 24 के बाद हो सकता है कि स्टार्टिंग ले लेगा 24 से। ये मत भूलिए कि 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का हुआ, वही बीमारू स्टेट में जो उत्तर प्रदेश और बिहार बच गया वही होगा, मेरा मानना नहीं है। और जब तक एडुकेशन पर नहीं देगा तब तक मूर्ख बना करके चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे वो शासन करेगी। लेकिन मैं तो आपको कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 25 या 75 में इसका परिवर्तन होगा। इसलिए मैं आशान्वित नहीं हूं कि 24 में ये चीज हो जाएगा। स्टार्टिंग हो जाएगा। वन पार्टी रूल नहीं होने जा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव जी को। ये आशान्वित है कि जो अभी चल रहा है देश में, जो राजनीति जिस तरीके से हो रही है, जिस डिक्टेटरशिप के तहत ये सब कुछ चल रहा है, इन्हें उम्मीद है कि इसके बीच से एक नई धारा फूटेगी और राजनीति की दशा और दिशा भी बदलेगी। वन पार्टी रूल नहीं चलेगा, आगे बदलाव होगा और सामाजिक न्याय की एक नई धारा फूटेगी। तो चलिए अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।